हाय वेलकम बैक टू इंग्लिश फॉर यू वीडियो सीरीज। इस वीडियो सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत दोस्तों। और आज हम एक नई टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जो हमारी इंग्लिश की जो तैयारी है बोर्ड एग्जाम के लिए उसी से कंसर्न्ड है, बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है। जब भी मैं बच्चों से मिलता हूँ, उन स्टूडेंट से जो खास तौर से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन मेरी ओर उछाल ही देते हैं कि सर क्या इंग्लिश में फुल मार्क्स या 80 आउट ऑफ 80 पाना संभव है। मैं थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता हूँ, इन्हें क्या कहूँ। ये मैथ्स तो है नहीं, साइंस तो है नहीं, या एसएसटी भी नहीं है जिसमें आपके लैंग्वेज पे मिस्टेक्स पे मार्क्स नहीं काटे जाते। ये खुद ही लैंग्वेज है और लैंग्वेज में मार्क्स को डिडक्ट करने के कई बेसिस बन सकते हैं। जैसे आपका अगर स्पेलिंग एरर है वहां भी मार्क्स डिडक्ट हो सकता है, आपका सिंटैक्स रिलेटेड या फिर अगर सेंटेंस के स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई एरर है उस पर भी मार्क्स कट सकते हैं। अगर आपका कंटेंट सफिशिएंट नहीं है उस पर भी मार्क्स जा सकता है। तो इसलिए 80 आउट ऑफ 80 लाना कोई इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक डिफिकल्ट गोल जरूर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके लिए टारगेट नहीं करें, उसे पा नहीं सकते। तो आज की जो वीडियो है वो इसी बात पे बेस्ड है कि हम इंग्लिश में 80 आउट ऑफ 80 कैसे ला सकते हैं। और हम ये नहीं चाहते कि वीडियो बहुत लंबा हो जाए, तो मैंने सोचा इसे मैं 2 खंडों में बनाऊं। पहले खंड में हम चर्चा करेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है, आप जानते हैं कि क्वेश्चन पेपर को 2 हिस्सों में विभक्त कर दिया गया है, पहला पार्ट ए और दूसरा पार्ट बी। ये पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट ए ऑब्जेक्टिव सेक्शन होता है, पार्ट बी सब्जेक्टिव सेक्शन होता है, दोनों 40 मार्क्स के होते हैं। तो आज की क्लास में दोस्तों आपको ये बताएंगे कि जो पहले हमारा पार्ट ए 40 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन है उसको हम किस तरह दुरुस्त कर सकते हैं और कैसे उसमें कोशिश कर सकते हैं कि 39 आउट ऑफ 40 या 40 आउट ऑफ 40 कम से कम 38 आउट ऑफ 40 कैसे ला सकते हैं दोस्तों। तो हम इस पे चर्चा शुरू करते हैं। मैं थोड़ा वक्त आपका लूंगा ये बताने के लिए कि पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर सीबीएसई जो हमारा इंग्लिश टेस्ट लेती है तो वो क्या टेस्ट करना चाहती है। क्योंकि जब हम उद्देश्य को समझ जाते हैं तो उसको पाने का कोई ना कोई मीन्स या तरीका हमें मिल जाता है। तो सीबीएसई हमारा इंग्लिश इसलिए नहीं टेस्ट करना चाहती कि वो हमें कोई विद्वान लैंग्वेज या लिटरेचर का बना दे, उसका ऐसा कोई मकसद नहीं है। बल्कि वो ये देखना चाहती है कि हमने जो पढ़ाई की इसके रिजल्ट के रूप में हमारे पास इंग्लिश की वर्किंग नॉलेज या काम करने लायक ज्ञान है कि नहीं। क्या हम अंग्रेजी में लिखी बात को पढ़ और समझ सकते हैं, और पढ़ने और समझने के बाद क्या किसी तार्किक निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं, लॉजिकल कंक्लूजन पे इन्फर कर सकते हैं, उससे कुछ डिराइव कर सकते हैं। और तीसरी चीज कि क्या हम उसे सही तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये जो वर्केबल नॉलेज इंग्लिश की है इसको टेस्ट करने के लिए एग्जाम्स होते हैं सीबीएसई के द्वारा, और हमें उसी उद्देश्य को ध्यान में रख के तैयारी करनी चाहिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि पहला पार्ट ए जो है 40 मार्क्स का, उसमें हम कैसे 38 to 39 या 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स ला सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बंटवारा करूं, पार्ट ए जिसे हम कहते हैं ये 40 मार्क्स का होता है। और अगर आप देखें तो इसमें 2 पैसेजेस होती हैं। पहला पैसेज होता है डिस्कर्सिव पैसेज होता है, और जो दूसरा पैसेज होता है वो होता है फैक्चुअल। क्या होता है दोस्तों? ये फैक्चुअल पैसेज होता है। तो ये जो कंप्रीहेंशन पैसेजेस होते हैं 2 तरह के होते हैं। डिस्कर्सिव का मतलब होता है जिसमें कोई खास बंधन नहीं हो, राइटर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जंप कर सकता हो, अपने पॉइंट से थोड़ा इतर भी जा सकता हो। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि चाहे वो पॉइंट एक दूसरे से डिफर करते क्यों ना दिखे, वो पूरा का पूरा पैसेज कहीं ना कहीं एक थीम से रिलेटेड रहता है। तो इसमें सारे क्वेश्चंस का सही जवाब देने के लिए, चूंकि ऑब्जेक्टिव होता है, हर क्वेश्चन के 4 ऑल्टरनेटिव्स आपको मिलते हैं, तो सही ऑल्टरनेटिव पर टिक करने का एक जो रास्ता है वो ये है कि हम पैसेज के थीम को समझें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझनी बहुत जरूरी है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि 4 ऑल्टरनेटिव्स में से मोर देन 2 या मोर देन 1 बिल्कुल सही है। तो उस समय आप बिल्कुल असमंजस में पड़ जाते हैं कि ना हाउ टू डील विद इट, इसका क्या उपाय करें। तो दोस्तों कभी भी ये सीबीएसई नहीं कहती कि टिक आउट द
correct option. It always says to you, always tells you to tick the most appropriate option. हो सकता है कि एक से ज्यादा उत्तर सही हो, लेकिन जो सबसे ज्यादा सही हो उस अल्टरनेटिव को टिक करना चाहिए। ये सही तरीका होता है। कभी कभी बच्चे अड़ जाते हैं कि नहीं, ये भी ऑप्शन सही है, मुझे तो मार्क्स मिलना चाहिए, जबकि एग्जामिनर ने उस पर आपको मार्क्स नहीं दिए होते। तो एग्जामिनर दोस्तों वहां सही होता है, क्योंकि वो जानता है कि जो सबसे करीबी, सबसे सही अल्टरनेटिव है वो कौन सा है, और दूसरा अल्टरनेटिव जो सही मालूम तो होता है पर उतना करीब नहीं है, तो इसलिए वो उसको छोड़ देता है। तो कभी इस पर विवाद करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल होके, खुश होके तैयारी करनी है। तो चलिए हम वापस लौटते हैं डिस्कर्सिव और फैक्चुअल पैसेज की तरफ। इन दोनों में 10-10 क्वेश्चन होते हैं, एक मार्क के, तो दोनों के 20 अंक कुल मिलाकर के बनते हैं। और इसमें जनरली 6 to 7 क्वेश्चंस होते हैं जो पैसेज का कंटेंट होता है उस पे बेस्ड होते हैं, और जो 3 क्वेश्चंस जनरली या 4 क्वेश्चंस हो सकते हैं वो वोकैब पे बेस्ड होते हैं, वोकैबुलरी बेस्ड होते हैं, यानी वो आपका सिनोनिम, एंटोनिम एटसेट्रा आपका चेक कर सकते हैं वो दोस्तों। और जो फैक्चुअल पैसेज होता है इसमें 10 के जो 10 होते हैं टोटल, ये जो आप फैक्ट को याद रख पाते हैं या नहीं, दूसरा आप एनालाइज करके, उस डेटा को एनालाइज करके किसी चीज को, किसी इन्फरेंस पे यानी किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं या नहीं, इसका टेस्ट होता है। तो आप जब भी पैसेज को पढ़ें, सबसे पहले डिस्कर्सिव पैसेज में थीम को समझने की कोशिश करें कि उसका मुख्य भाव है क्या, और इसको समझने का और क्वेश्चंस को आसानी से हल करने का आपके पास क्या तरीका है। दोस्तों अगर मैं कहूं कि पार्ट ए, पार्ट बी की बात, तो आदर्श रूप से 3 घंटे में आपको 1 घंटा यानी आपको 70 मिनट्स आपको पार्ट ए को देना चाहिए। आपको अभी से बांट के रणनीति बना के उसका अभ्यास करना चाहिए। तो 70 मिनट्स गो टू पार्ट ए। पार्ट ए के लिए 70 मिनट्स आइडियली आप एलोकेट करके रखें, जिसमें दोनों पैसेजेस को मिला के आइडियली आपको 40 मिनट्स आपके जाएंगे, 40 मिनट जाएंगे। रणनीति बना के अभ्यास करना फुल मार्क्स पाने का सबसे अच्छा उपाय है दोस्तों। तो 40 मिनट आप इसमें लगाएं। दोनों पैसेजेस में आप 20 और 20 40 मिनट दे सकते हैं। कैसे अटेम्प्ट करें पैसेजेस को? तो सबसे पहले आप 2 तरीके अपना सकते हैं, या तो तेज गति से पहली बार में पहले पैसेज को पढ़ें, फिर उसके बाद पैसेज को पढ़ने के बाद आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें, और पढ़ते समय प्रत्येक क्वेश्चन में जो कीवर्ड है उस कीवर्ड को दिमाग में रखें, और फिर दूसरी बार उस पैसेज को पढ़ें। तो फिर बहुत ही जल्दी सारे आंसर्स अपने आप आपके निगाह में स्पष्ट होने लगेंगे। आपको देख लगेगा अच्छा इसका आंसर यहां है, इसका आंसर यहां है, आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। और अगर आप जल्दबाजी करना चाहते हैं और शीघ्रता से आप उन क्वेश्चंस को हल करना चाहते हैं, तो एक तरीका यह है कि आप पहले क्वेश्चंस को पढ़ लें, अच्छे से पढ़ लें, उनके कीवर्ड्स को दिमाग में रखें। 6-7 जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं उस पर बेस्ड, तो उसके कीवर्ड्स को दिमाग में रखें। वोकैब में भी कीवर्ड्स को दिमाग में रख सकते हैं। और उसके बाद पैसेज को बिल्कुल काम एंड स्टेबल माइंड के साथ पढ़ें। आप देखेंगे चूंकि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है, कीवर्ड्स आपको दिमाग में लगभग फिट है, पूरा रटने की जरूरत नहीं है। तो आप जैसे ही पैसेज पढ़ेंगे आपको आंसर्स दिखने लगेंगे। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। उसके बाद आपको पूरा आंसर करने में मुश्किल 5-6 मिनट लगेंगे आपको। तो पूरे 20 मिनट में आप 10 मिनट पैसेज को पढ़ने में लगा सकते हैं, और 8 से 10 मिनट आप आंसर्स को टिक करने में लगा सकते हैं। टिक तो वो 3-4 मिनट में हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको 8 से 10 मिनट इसलिए लगाने को कहता हूं कि ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते कि सीधे आपने फैक्ट पढ़ा टिक कर दिया। आपको पढ़ना, सोचना, किसी निष्कर्ष पे पहुंचना होता है। और सीबीएसई की जो क्वेश्चंस पेपर अब आने वाले हैं या आगे भी आने वाले हैं, वो आपका ओपिनियन, यानी आप किसी चीज को पढ़ के अपनी कोई राय बना पाते हैं कि नहीं, किसी निष्कर्ष तक पहुंच पाते हैं कि नहीं, ये देखना होगा। तो इसलिए आप सीधे टिक नहीं कर सकते। सीधे ऐसा नहीं कि ये फैक्ट वहां देखा, उसको अच्छा ये फैक्ट यहां चाहिए, उसको टिक किया, ऐसा नहीं हो सकता। आपको पढ़ना, समझना, एक लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचना पड़ेगा, फिर आप आंसर टिक करेंगे। तो आइडियल तरीका है आप 1 से 2 बार पढ़ने के लिए 10 मिनट रखें पैसेज को, और 8 से 10 मिनट रखें आप क्वेश्चंस को ठीक से आंसर करने का।
आपको लग रहा होगा कि ये समय तो काफी कम है, बिल्कुल, लेकिन आप अभ्यास के द्वारा इस सीमा को अचीव कर सकते हैं। इस सीमा में बहुत आराम से पैसेज को हल कर सकते हैं। अब चलिए आते हैं फैक्चुअल पैसेज की ओर। दोस्तों फैक्चुअल पैसेज, इसमें फैक्ट बेस्ड पैसेज होता है। ये इसमें आपको डेटा दिए गए हो सकते हैं पाई चार्ट के माध्यम से, टेबल के माध्यम से, और भी किसी तरीके से। तो उस डेटा को समझना, उसका फैक्ट से मिलान करना और उसके बाद कोई इन्फर करना, कोई डिराइव करना, उससे कोई मत निकालना या निष्कर्ष निकालना आपका उद्देश्य होता है। तो क्वेश्चंस भी उसी तरह के आते हैं। इसमें जनरली वोकैब के क्वेश्चंस नहीं होते। ऑल द क्वेश्चंस, दोनों में आपको 12-12 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन 12 में से किसी 10 का आंसर देना होगा आपको। तो आप इस पैसेज को ध्यान से पढ़ें। इसमें आप कोशिश करें कि पहले आप पैसेज को पढ़ें, फिर क्वेश्चन पढ़ें और दोबारा पैसेज को पढ़ें। तो 10 मिनट आप पैसेज को पढ़ने के लिए दें और 6 से 7 मिनट में आप सारा क्वेश्चंस हैंडल कर सकते हैं। इसके 12 मिनट लगा सकते हैं पढ़ने में। बहुत आसान होता है। और रणनीति बना के सही समय सीमा में आप रोज एक पैसेज को सोल्व करने का अगर अभ्यास करें तो अभी भी 1 महीने का से ज्यादा का समय है। आप बहुत आराम से आउट ऑफ 20, आउट ऑफ 19, आउट ऑफ 20 मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल लक्ष्य नहीं है, आप बहुत आराम से कर सकते हैं। रोज एक पैसेज कम से कम जरूर करें। आप 2 भी कर सकते हैं, एक डिस्कर्सिव एक पैसेज और एक फैक्चुअल। लेकिन अगर आप थोड़े कम उत्साही हैं तो एक पैसेज भी चलेगा, लेकिन एक जरूर करें, इसको नहीं छोड़ें। अब चलिए नेक्स्ट सेक्शन की तरफ आते हैं और मैं पहले बोर्ड को साफ करना चाहूंगा। अब जो दूसरा जो क्वेश्चन है पैसेजेस के बाद, जो कि मैंने बताया कि ये जो पार्ट ए है वो 40 मार्क्स का है। इसमें आपने पैसेज को कितना दिया था? आपने पैसेज को 20 मार्क्स दिया। 2 पैसेज से 10-10 मार्क्स के 12-12 क्वेश्चन थे। किसी 10 का आंसर देना था, 20 मार्क्स के क्वेश्चन थे। अब जो दूसरा सेक्शन होता है वो होता है लिटरेचर का। और लिटरेचर का जो सेक्शन होता है उसमें आपको प्रोज से एक एक्सट्रैक्ट आएगा, यानी एक आपको गद्यांश आपको आपके फर्स्ट फ्लाइट की किसी प्रोज वाले चैप्टर से आएगा, और दूसरा पोएट्री सेक्शन से, यानी आपके फर्स्ट फ्लाइट के पोएट्री सेक्शन से एक एक्सट्रैक्ट आएगा। ये ध्यान रखिएगा, आपको दोनों से एक एक्सट्रैक्ट आएगा। दोनों पे 5 क्वेश्चंस रहेंगे 1-1 मार्क के। 5 क्वेश्चंस 1-1 मार्क के रहेंगे। कुल मिला के ये 10 मार्क्स के लिटरेचर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। सब में 4-4 ऑल्टरनेटिव्स रहेंगे। आपको सबसे सही या सबसे नजदीकी या सबसे उपयुक्त, द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को टिक करना है। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि अच्छा पैसेज तो हमने पढ़ लिया, पैसेज में ये बात लिखी है, इसके आधार पर क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। वो पैसेज एक रेफरेंस है, वो पैसेज पूरे उस चैप्टर का दरवाजा है। तो आप उस एक्सट्रैक्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस का हमेशा बहुत अच्छे से हल सिर्फ उस एक्सट्रैक्ट के बल पे नहीं कर सकते। आपको चैप्टर्स को अच्छी तरह रिवाइज करना है। और अब रिवीजन का तरीका क्वेश्चन आंसर को पढ़ते जाना बार बार नहीं है, वो बिल्कुल आउटडेटेड तरीका है। अगर आपको अच्छे मार्क्स पाने हैं तो अपने फर्स्ट फ्लाइट के और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के हर एक चैप्टर को बार बार ठीक से पढ़िए और उनको समझिए, और स्पेशली उनका जो सेंट्रल आइडिया है, मुख्य विचार या भाव है उनमें, उसको अच्छी तरह समझिए, लिख डालिए उसको। ये सबसे अच्छा तरीका है। और ऑब्जेक्टिव सेक्शन में पार्ट ए में आपको सिर्फ फर्स्ट फ्लाइट से मतलब है, जिसमें एक प्रोज सेक्शन से एक एक्सट्रैक्ट आएगा, एक पोएट्री सेक्शन से आएगा। 5-5 क्वेश्चन दोनों पे बेस्ड रहेंगे। तो दोस्तों इसमें भी आपने पढ़ा और किस निष्कर्ष पे पहुंचे, ठीक वही बात जो आप पैसेजेस में देख रहे थे। इसमें भी इन्फ्रेंस का बहुत इंपॉर्टेंस है, यानी पढ़ने के बाद आपकी कोई राय बनती है कि नहीं, आप किसी तार्किक निर्णय पे पहुंचते हैं कि नहीं, इसका टेस्ट होता है। तो इस टेस्ट के लिए आपको थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा और अपने हर एक चैप्टर की अच्छी समझ जरूरी है। इसका भी अभ्यास बहुत काम देगा आपको। तो रोज मुझे लगता है कि किस दिन प्रोज का, किस दिन पोएट्री का एक एक्सट्रैक्ट तो आप कर ही सकते हैं, बहुत समय नहीं लगने वाला है इसमें। तो इसका अभ्यास आपको 10 में से आपको 9 से 10 मार्क्स दिला सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से पा सकते हैं आप। अब जो लास्ट सेगमेंट की तरफ मैं आऊं, जो लास्ट सेगमेंट है वो ग्रामर का है। दोस्तों आप जानते हैं कि ग्रामर में बहुत गिने गिने चैप्टर्स इस बार आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना जो महामारी थी, पैंडेमिक थी, इसके कारण से बहुत सारे 2-3 चैप्टर्स ओमिट कर दिए। क्लॉजेस थे, वॉइसेस थे, ये सब चैप्टर्स ओमिट हो गए।
तो जो 3-4 चैप्टर बचे हैं, जैसे रिपोर्टेड स्पीच है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, टेंसेस है, ये कुछ चैप्टर्स बचे हैं, तो इनका मॉडल वर्ब्स हैं, तो इनका आप डिटर्मिनर्स है, इनका आप आसानी से अभ्यास कर सकते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि आपने अगर ये समझ लिया कि अच्छा रूल्स मैं जानता हूं, सेंटेंस पढ़ूंगा, खट से आंसर कर दूंगा, तो आप शायद चौंक जाएंगे, क्योंकि इस बार भी ग्रामर में भी आपको थोड़ा सोचने पर मजबूर करने वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें रूल्स को रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, हमें उन रूल्स को समझने की जरूरत है कि वो अप्लाई किस तरह होते हैं। क्योंकि अब जो टेस्ट हो रहे हैं सीबीएसई के, उसमें सारा का सारा जो फोकस है वो एप्लीकेशन पे है, यानी हम चीजों को लागू कैसे करते हैं, उनका यूज कैसे करते हैं, इस चीज को परखना चाहती है सीबीएसई। तो हमें सबसे पहले ग्रामर के रूल्स को समझना चाहिए, बहुत अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए और फिर प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 5, 6, 7, ये 3 क्वेश्चंस आपको ग्रामर में मिलेंगे और बमुश्किल इसमें 5 मिनट 6 मिनट लगते हैं सारे क्वेश्चंस को करने में। 10 क्वेश्चन होते हैं, 1-1 मार्क्स के, 10 मार्क्स के होते हैं ये। तो 5-6 मिनट रोज तो हम दे ही सकते हैं ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए, और ये हमें बहुत दूर ले जाने वाला है। और इसमें जो सारे क्वेश्चंस होते हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स किस्म के होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स या आप क्लोज टेस्ट जैसे क्वेश्चंस होंगे। इसमें जो 6th क्वेश्चन होगा, छठा क्वेश्चन, वो जनरली रिपोर्टेड स्पीच को टेस्ट करता है, और जो 7वां क्वेश्चन होता है वो जनरली सिंटैक्स, जिसे आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं, जिसे आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं, जनरली उसका टेस्ट होता है। इसमें कुछ और आइटम्स भी आ सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अंडर क्वेश्चन नंबर 7 सब क्वेश्चंस यू कैन से। तो 7 के अंदर में जो सब क्वेश्चंस है उसमें अधिकांश सिंटैक्स को टेस्ट करेंगे, मतलब आप खास सब्जेक्ट के साथ खास वर्ब को लगाने का थोड़ा अंदाजा है या नहीं, इसका टेस्ट ज्यादा होता है इसमें। और क्वेश्चन नंबर 6 बेसिकली एक छोटा सा डायलॉग होता है और उसकी बेसिस पे आपको एक पैसेज में फिल इन द ब्लैंक्स करना होता है। वो ये टेस्ट करते हैं कि आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्म करने में कितनी महारत रखते हैं आप। और इसमें खास तौर से जो टेंसेस का यूज बहुत मायने रखता है, टेंस भी इसमें टेस्ट हो जाता है। और टेंसेस में सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, मैं कभी सीक्वेंस ऑफ टेंसेस पे विस्तार से चर्चा करूंगा। मतलब ये कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज का जो मेन वर्ब है अगर वो पास्ट में है, तो बाकी सारे सबऑर्डिनेट क्लॉजेस के जो वर्ब्स होंगे वो सब पास्ट ही में होंगे। और अगर प्रिंसिपल क्लॉज का मेन वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो जरूरत के हिसाब से बाकी सबऑर्डिनेट क्लॉजेस के जो वर्ब्स हैं वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी में भी हो सकते हैं। लेकिन अगर पास्ट में हो गए प्रिंसिपल क्लॉज के फाइनाइट वर्ब्स, तो इनका सारे सबऑर्डिनेट क्लॉजेस के वर्ब्स का पास्ट में होना बहुत जरूरी है, और कोई उपाय नहीं है। इसको हम सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के नाम से जानते हैं। तो जब भी आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में टर्न करते हैं तो सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का ख्याल रखें, वरना गलतियां होती है, मार्क्स लूज होता है। तो ज्यादा मार्क्स पाना है तो सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, रिपोर्टेड स्पीच दुरुस्त रखिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। 7 के लिए सिंटैक्स पे बहुत पकड़ होगी आपकी, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब, ये रूल खूब अच्छी तरह टेस्ट होता है, टेंस भी टेस्ट होता है। और क्वेश्चन नंबर 5 में बाकी सारी चीजें आएंगी, जैसे कि मॉडल वर्ब्स का टेस्ट होगा, डिटर्मिनर्स का टेस्ट होगा, जो भी माइनर आइटम्स है तो उनका टेस्ट आपको होता है। तो दोस्तों, अभ्यास एकमात्र तरीका है। मैंने आपको कुछ चीजें समझाई, इनकी जो माइन्यूट डिटेल्स थी कि क्वेश्चन में होता क्या है, कैसे टेस्ट होता है, ये रूल्स को ठीक से समझ लीजिए और कुछ सेट्स बना लीजिए। आप रोज एक सेट 5 मिनट 6 मिनट रोज बनाएंगे तो 5 मिनट बहुत है। 5 मिनट में आप तीनों क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, तो ये आसान है। तो इस तरीके से जो पार्ट ए में जो पैसेजेस हैं उनके लिए मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई, डिस्कर्सिव और फैक्चुअल दोनों के लिए। और उसी तरह से जो सेकंड सेक्शन था लिटरेचर, इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं, 2 एक्सट्रैक्ट पे बेस्ड, एक प्रोज से एक पोएट्री से। उसको पढ़ के आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि नहीं, सिर्फ फैक्ट के बेसिस पे आंसर नहीं दे सकते। फैक्ट को पढ़िए, जो बात है उसको पढ़िए, उसकी बेसिस पे आप किस कंक्लूजन पे पहुंचे, इस पे बेसिकली क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं और आसानी से आप इनका उत्तर दे सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और दोस्तों, किसी भी एग्जाम में सफलता का सबसे अच्छा तरीका है हमारी पक्की स्ट्रैटेजी, और उस स्ट्रैटेजी पे कंसिस्टेंटली काम करना, लगातार काम करना, फिर तो राहें बहुत आसान हो जाती है। तो अगर आपने अभी बहुत सीरियस तैयारी नहीं भी शुरू की है, कोई बात नहीं है, 1 महीना है, आप मेहनत करें,
ठीक से कंसिस्टेंटली 30 से 35 दिन काम करें तो पहले अगर आप 60 आउट ऑफ 80 लाया करते थे, आप आसानी से 70 प्लस 74 75 ला सकते हैं। ये मेरा दावा है। बस आपको सीरियसली इस 34 डेज को यूज करना है। और आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि जो हमारा जो सब्जेक्टिव पोर्शन है, पार्ट बी है, जो 40 मार्क्स का ही होता है, उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि जो 40 to 50 वर्ड्स के क्वेश्चंस होते हैं या फिर जो 100 to 120 वर्ड्स के क्वेश्चंस होते हैं, उनको सही तरीके से लिखने का क्या तरीका है, आखिर एग्जामिनर हमें मार्क्स कैसे देगा। ओके, तो हम इस पर चर्चा कल करेंगे विस्तार से अगले वीडियो में। और अभी इजाजत दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया, इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कदापि नहीं भूलें। और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं होली की। होली आ रही है, होली जम के खेलें, लेकिन ज्यादा हुड़दंग से बचे, अपने आप को सेफ रखें और खूब जम के पढ़ाई करें। मिलते अगले वीडियो में। धन्यवाद।